हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ओएसिस एडुजोन। तो आज हम ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो कल मैंने बता दिया था कि व्हाई दिस न्यूज़पेपर एनालिसिस इज डिफरेंट। देखो, न्यूज़ तो हम सबको पता होता है, हम न्यूज़पेपर में सुन देखते हैं या टीवी में हेडलाइंस में भी सुनते हैं, या कोई भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में न्यूज़ तो आप जान ही जाते हो। ठीक है। लेकिन उसके बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें ध्यान में रखना होता है। एग्जाम हॉल में जब आप बैठते हो ना, तो आपने देखा होगा कि अरे यार, ये न्यूज़ तो पढ़ा था बट इसके अंदर इतना हमें ये रिसर्च करना पड़ता, वो तो पता नहीं था। इसलिए इसके अंदर की इंफॉर्मेशन तो हमें पता ही नहीं है। तो दैट इंफॉर्मेशन, दैट रिसर्च वाला पार्ट जो आपको खुद से करना है, वो मैं आपके लिए यहाँ पे करके दे रही हूँ। आप बस अपने जो स्टैटिक नोट्स है ना, उसमें आप बस ऐड करना। यहाँ पे जो भी सीए मैंने करंट अफेयर्स पढ़ा रही हूँ, वहाँ से जो भी फैक्ट्स है आप स्टैटिक नोट्स में इंक्लूड करना, ताकि एंड में जो आप मैगजीन पढ़ते हो ना मोटे मोटे, वो पढ़ने की थोड़ी कम ज़रूरत पड़े। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो जो हमारा फर्स्ट न्यूज़ है, मैं यहाँ पे एक ही पीपीटी में, एक ही पेज में मैं एक न्यूज़ को कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आप अगर स्क्रीनशॉट लेते हो तो आपके लिए आसानी हो। ये है हमारा जीएस स्टैटिक बेस। ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ किस फॉर्मेट में है। ये वाई इन न्यूज़ हम जान जाते हैं कि हाँ ठीक है, वो तो आपको पता ही होता है, फिर भी मैंने यहाँ पे दे दिया कि इन केस अगर किसी को नहीं पता, दिस इज अवर स्टैटिक, जो हमें नॉलेज ज़रूरी होती है। ठीक है। जो हम बेसिक चीज़ें भूल जाते हैं दूसरी चीज़ों को कवर करने में। ठीक है। और ये है एमसीक्यू, डेट इज आपकी प्रैक्टिस भी हो कि न्यूज़ तो आपने पढ़ लिया, हाउ टू यूटिलाइज, हाउ टू अप्लाई योर नॉलेज। एप्लीकेशन बेस्ड हमें पढ़ना है ना, हमें अप्लाई भी सीखना है कि हम अप्लाई कैसे करेंगे ये नॉलेज को, एंड दैट इज यू विल डू थ्रू दिस एमसीक्यूज। ओके। तो हर टॉपिक में एक एमसीक्यू दिया जाता है यहाँ पे, तो आप देख लोगे। आप कुछ दिन फॉलो करो, एंड फिर देखो, हमने ये कल से स्टार्ट किया ना, दिस मंडे से लेके आप आधा घंटा सैटरडे तक दो। संडे को आप देखो, आप करंट अफेयर्स में बहुत स्ट्रांग फील करोगे, एंड उस टॉपिक को स्टैटिक के साथ जोड़ के पढ़ोगे तो यू विल फील होलसम। ठीक है। इतना ही मैं बोलूंगी। तो चलिए आज शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा टॉपिक न्यूज़ में क्या है कि असम पुलिस एंड एसडीआरएफ कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस एंड मेजर्स उन्होंने लागू किए हैं। क्यों? क्योंकि अम्बुबुची मेला है। कब है? दैट इज 22 जून से लेके 26 जून। ठीक है। तो वो यहाँ पे बहुत सारे पिलग्रिम्स, जो भी विजिटर्स होते हैं, जो भक्त होते हैं, दैट इज 22 to 24 लाख पिलग्रिम्स की आने की एक्सपेक्टेशन तो है। ठीक है। तो ये सब टाइमली, ये सुबह 5 बजे से शाम के 6 बजे तक खुली रहेगी, ये सब तो न्यूज़ है। चलो, ये तो आप हेडलाइंस में भी पढ़ ही लोगे। लेकिन इस न्यूज़ से देखो, अब आर्ट एंड कल्चर में अम्बुबची मेला, ये तो चलो, ये अब 22 जून से ये न्यूज़पेपर में बहुत बार आएगा, तब हम कवर कर लेंगे। ठीक है। बट अभी के लिए वी हैव टू कवर कि इसमें स्टैटिक GS 2 के हिसाब से सब्जेक्ट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट के बेसिस पे क्या आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको प्रीलिम्स में हेल्प करेगी, वो हम जानते हैं। पहला देखो, हमें पता है, अच्छा ये न्यूज़ तो डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड क्राउड मैनेजमेंट का है। ठीक है। और ये कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड एसडीआरएफ, ये भी हमें पता है, मोटा मोटा ये हमें पता होता है। ठीक है। लेकिन कौन से एक्ट के तहत? अब कुछ होगा ना कि कुछ भी एक्ट दे देंगे वो यहाँ पे। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। आपको लगेगा क्राउड मैनेजमेंट है, मेला होगा, यहाँ पे डिजास्टर क्या है, यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट क्यों, यहाँ पे तो लैंडस्लाइड फ्लड तो कुछ है नहीं। लेकिन वही याद रखना कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड एसडीआरएफ रिस्पॉन्सिबल तो है ये मेले को रिसोर्स डिप्लॉयमेंट, रेस्क्यू करना, प्लानिंग करना, ताकि क्राउड में बहुत सारी भागा दौड़ी से बहुत सारे इवेंट्स हो जाते हैं, हैजर्ड्स हो जाते हैं, राइट। तो उसको कंट्रोल करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड एसडीआरएफ किस एक्ट के तहत उनको अथॉरिटी मिलती है? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ठीक है। वही सेफ्टी प्रोटोकॉल एंड ये वगैरह वो डिसाइड करते हैं, लागू करते हैं। ठीक है। अब हो गया हमारा पुलिस पावर एंड पब्लिक ऑर्डर। कल हमने पढ़ा था, अगर आपको याद है, दैट इज सेक्शन 144 वाला चीज, कि हम गैदरिंग गैदरिंग को हम प्रिवेंट करते हैं ताकि कुछ वायलेंट ना हो जाए, वायलेंस ना हो जाए, राइट। तो वही सीआरपीसी के थ्रू, कौन? पुलिस। पुलिस पावर कहाँ से लेता है? सीआरपीसी।
ठीक है? ताकि जो भी मोमेंट्स, टेम्पेस्ट होने की आशंका होती है, उसको हम कंट्रोल कर सकें। क्योंकि हमें तो फ्रीडम ऑफ असेंबली तो मिली हुई है फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं कि फंडामेंटल राइट है तो आप कुछ भी मतलब पागल हो जाओ घूम घूम के या दूसरे को मारने पीटने लगो असेंबली में। असेंबली में भी आपको तो असेंबली माने ये जो भीड़, जो आप इकट्ठा होते हो, यहाँ पे भी तो लॉ एंड ऑर्डर चाहिए ना। तो वहां पे पुलिस किस अथॉरिटी से आएगी? दैट इज सीआरपीसी। ठीक है, ये याद रखना। पुलिस के लिए फिर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट मत मार्क कर लेना। देन सेंडाई फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंटेशन। देखो, ये ना जस्ट फैक्चुअल है। प्रीलिम्स में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे यूपीएससी एपीएससी में जो बहुत ही बेसिक चीजें ऐसे दे देते हैं। आपको अगर देंगे कि चलो आपने अम्बुबुची का मेला पढ़ा हुआ है, ठीक है, आपको पता है ये करंट अफेयर से कुछ भी आता है तो मैं तो आंसर कर लूंगा। लेकिन मैच द फॉलोइंग में ऐसा दे दिया, सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, एंड साइड में अम्बुबुची मेला भी दिया। आपको लगेगा यार अम्बुबुची मेला में ये फ्रेमवर्क कहाँ से आ गया, है तो थोड़ा इंटरनेशनल टाइप साउंड हो रहा है, ये तो कुछ इन्वायरमेंटल रिलेशन होगा। नहीं, ठीक है, तो ये याद रखना, बस यही याद रखना है आपको। मैंने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन मैंने बोल्ड लेटर में लिख दिया ताकि आप ये याद रखो। जो स्टैटिक कॉपी है ना वहाँ पे, कि डिजास्टर जो रिस्क रिडक्शन होती है, जो डिसीजन मेकिंग, मल्टी हैजर्ड मैनेजमेंट जो होता है, ठीक है, ये एविडेंट इन जोन मेकिंग, सेफ्टी डिप्लॉयमेंट ऑन लैंडस्लाइड ऑन स्लॉप्स, वो किस फ्रेमवर्क को इंडिया फॉलो करता है? सेंडाई फ्रेमवर्क। बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, ये तो कहानी मैंने अभी आपको समझाने के लिए स्टोरी टेलिंग की तरह समझा रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, देन मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन, एक मैनेजमेंट। ये जो अम्बुबुची मेला है, यहाँ पे कितनी सारी मैनेजमेंट होनी पड़ेगी भीड़ों का, कि पानी सबको, अगर गर्मी में अभी हीट वेव चल रही होगी तो अच्छे से सब कुछ रिसोर्सेज डिप्लॉयमेंट होना पड़ेगा। इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि पुलिस एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही होंगे। पुलिस होंगे, एसडीआरएफ, फायर, हेल्थ, पीडब्ल्यूडी, सिविक बॉडी, सारा होंगे अंडर द लीडरशिप ऑफ कौन? डिप्यूटी कमिश्नर एंड पुलिस पुलिस कमिश्नर। ठीक है, इनके अंडर ये सारे एजेंसीज हमारे लिए काम करेंगे ताकि हम अम्बुबुची मेला में सुकून से एंजॉय करके घर वापस आ सके। ठीक है, तो आई होप आपको ऐसे स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में पढ़ के अच्छा तो लगता होगा। क्योंकि यार न्यूज़पेपर एनालिसिस थोड़ा रिलैक्स होके देखा करो। ठीक है, पूरे दिन पढ़ाई के बाद शाम को थोड़ा सा रिलैक्स तो बनता है। ठीक है ना, ऐसे ही एस्पिरेंट लाइफ बहुत सारे स्टैटिक पढ़ पढ़ के पागल हो ही जाते हो। ठीक है, तो दिस इज द एमसीक्यू। अब बताना कमेंट सेक्शन में। कल वाले जो एमसीक्यूज के आंसर है वो मैं पिन कर दूंगी कल वाले वीडियो के कमेंट सेक्शन में, आप मैच कर लेना। और हो सके तो कमेंट सेक्शन में जरूर से देना, ये आपके लिए, मेरे लिए नहीं। गलत भी होता है तो कोई बात नहीं, अभी गलती कर लो, एग्जाम में सही कर लेना फिर। तो इसका जवाब देना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो न्यूज है वो है कन्फ्लिक्ट फॉल आउट, हाइक इन क्रूड ऑयल प्राइसेस। तो ये हमारा सिलेबस है जीएस 3 के अंडर। ठीक है, अब न्यूज में है ईरान इजराइल में, आपको पता है कि वहां पे तो बहुत सारे वो वार जोन में है दोनों। ठीक है, तो वह उसके चलते हुआ क्या है कि 11% ऑयल प्राइस तो बढ़ चुकी है। तो ये तो हमारे लिए बहुत सीरियस इशू है। राइट, हमारी रुपी वीकेंड हो चुकी है। मतलब अगर पहले एक 1 रुपीज, 1 रुपीज एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकली 1 रुपीज इज इक्वल टू, मान लो 50 डॉलर, सॉरी $1 इज इक्वल टू, अगर 50 रुपीज हुआ करता था, अब वही 1 USD इज इक्वल टू, मतलब डॉलर इज इक्वल टू कितना हो रहा है? 86.2। तो वही रुपी हमारी वीकेंड हो गई है। ठीक है, ये नहीं कि मतलब कुछ पैसे का हेल्थ खराब हो गया, वैसा नहीं है। तो अब ये जो प्राइस हुआ है, ऑयल प्राइस जो अब बढ़ चुका है, इससे क्या क्या हो सकता है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, वाइडेंड सीएडी करंट अकाउंट डेफिशिएट। ये न्यूज़पेपर में देखोगे, आप ये रट्टा मान लोगे, लेकिन आपको पता नहीं कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो टू द पॉइंट पढ़ो, ज्यादा नहीं पढ़ना आपको, टू द पॉइंट इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है। तो इस न्यूज से हमारे प्रीलिम्स के लिए क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है? ठीक है, देखो अब बोलोगे कि ठीक है मैम, ऑयल प्राइस तो हाइक कर गई, बट इतना क्या है सोचने का, हमारे पास भी तो होगा। नहीं, हमारे पास उतनी तो सफिशिएंट नहीं है, इसलिए हमारी क्या, 85% ऑफ इट क्रूड ऑयल हम डिपेंड करते किस पे? इम्पोर्ट पे। तो अगर प्राइस ज्यादा होगा तो कैसे हम, हमारा भी तो लॉस होगा ना, हमारा इम्पोर्ट बिल ज्यादा होगा, फिजिकल प्लानिंग में दिक्कत आएगी, मैक्रो इकोनॉमिक हमारी स्टेबिलिटी में वनरेबिलिटी आएगी, है ना। तो उससे क्या हो जाएगा, हमारी अगर इम्पोर्ट बिल से हम अगर कुछ खरीदते हैं बाहर से, ठीक है, या हमें
अगर हम बाहर से कुछ खरीदते हैं, पहले हमें 5 रुपए में मिलता था, ठीक है, अब वो 20 रुपए में मिल रहा है। तो बाहर पैसा जा रहा है ना, 20 रुपए हम उनको दे रहे हैं, तो हमारा इम्पोर्ट बिल क्या होता है, ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब दे हम ज़्यादा रहे, इससे क्या होता है, करंट अकाउंट डेफिशिएट होता है। मीन्स करंट अकाउंट डेफिशिएट, इतना ही याद रखो कि आपके अकाउंट में जो पैसे हैं वो डेफिशिएट, यानी कि हमारे सरकार के, हमारे जो इंडिया में जो भी इकोनॉमी में पैसे हैं वो कम जा रहा है ना, क्योंकि बाहर जा रहा है। बस इतना लॉजिक लगा के कहानी की तरह याद रखो, ठीक है। यही आपको हेल्प करेगा प्रीलिम्स में मार्क करने के लिए। तो हायर इम्पोर्ट बिल होगा, हायर इम्पोर्ट बिल होगा, तो CAD, दैट इज करंट अकाउंट डेफिशिएट। डेफिशिएट याद रखना, कुछ डेफिशिएंसी आएगी ना, आप ज्यादा बाहर वाले को दे दोगे, आप आपकी खुद में डेफिशिएंसी आएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगी, रुपी की वैल्यू घटेगी, वीकेन हो जाएगी। वही, पहले 5 रुपए था, अब 50 रुपए हो गया $1, उसी तरीके से, ठीक है। मैं हाइपोथेटिकली बोल रही हूँ, अभी तो 86.2 हो गया, ठीक है। तो यही मैंने लिखा है यहाँ पे। तो आपने देख लिया कि एक ऑयल से हमारा एनर्जी सिक्योरिटी गड़बड़ाता है, क्योंकि हम 85% कॉस्ट कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है, अगर ऑयल की प्राइस बढ़ रही है तो हमारी इसेंशियल्स भी तो बढ़ेगी ना, खाना, ट्रांसपोर्ट, गुड्स। तो हमारी जो लो इनकम फैमिलीज है उनके लिए तो ये तकलीफ होगी, क्योंकि ऑयल प्राइस अगर बढ़ रही है, गवर्नमेंट को अगर ज्यादा देना पड़ रहा है, तो हमसे वो ज्यादा लेंगे भी ना, नहीं तो कैसे वो फुलफिल होगा, बैलेंस नहीं होगा ना। आप अगर एक टोकरी में मैंगोज रखे हो, मैंगो दे रहे हो, आपको फिर मैंगो उगाने भी तो पड़ेंगे ना, वो उगाएंगे कैसे, थ्रू टैक्स, थ्रू हमसे, हमारा ज्यादा पैसा जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, राइट। एंड ये तो हमने डिस्कस कर लिया, करंट अकाउंट डेफिशिएट एंड करेंसी, दैट इज हाई इंपोर्ट बिल होगा तो CAD हमारा बढ़ेगा, जिससे रुपी में प्रेशर होगा, वीकन हो जाएगा रुपी, ठीक है। तो इसके चलते क्या होगा, अब RBI को अपने जो उनके जो स्टॉक में जो डॉलर्स में रहते हैं पैसे, वो रुपी को स्टेबलाइज करने के लिए इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस, ताकि इन्वेस्टर ये ना सोचे यार इंडिया तो पैसे देने के लायक है नहीं, तो इसलिए RBI को अपने स्टॉक से USD गंवाना पड़ेगा। तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज जो है उसमें थोड़ा घाटा हो जाएगा, है ना। मतलब मान लो आपके अलमारी में, लॉकर में आप कुछ पैसे रखते हो ना, ये इमरजेंसी के लिए ही रखते हो, लेकिन वो इमरजेंसी ज्यादा दिन तक अगर चली तो लॉकर का पैसा भी तो बहुत जा रहा है, तो वो भी तो एक टेंशन वाली चीज है। तो यही चीज, यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब बोलोगे कि यहाँ पे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व हमारे इंडिया में नहीं है क्या, तो इंडिया में भी है। कहाँ कहाँ है, असम में है क्या, नहीं, विशाखापत्तनम, मंगलूर एंड पदूर, ठीक है। तो हमारे क्राइसिस के टाइम पे ये तीनों जगह से ही हमारी क्रूड ऑयल की स्टॉक जो है सपोर्ट होती है। तो ये तीनों जगह के नाम आप याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया, आई होप इकोनॉमी का जो स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, स्टैटिक जो आपने नोट्स बनाए उसमें आप ये ऐड कर लोगे, ठीक है ना। तो इसके बेसिस पे ये MCQ है कि अगर क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ता है तो मैक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट इंडिया में इमीडिएट कौन सी इफेक्ट होगी। तो आई होप इससे आप भी आंसर दे पाओगे, ठीक है ना। चलिए, अभी नेक्स्ट न्यूज़ है, इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बट देखो, GS3 साइंस डिफेंस टेक्नोलॉजी वाले टॉपिक में ना कभी कभी कुछ कुछ बस टर्म्स, दीज आर इन टर्म्स इन न्यूज़, किस चीज़ से रिलेटेड है ऐसा आ जाता है, ठीक है। तो ये तो न्यूज़ ये है कि अभी जो ईरान एंड वही इसराइल के जो चल रहे हैं वॉर, तो उसमें हमारे क्या हुए, इसमें, सॉरी, इस चीज में ना न्यूज ये याद रखना कि देखो, ईरान लॉन्च्ड ए फ्रेश वेव ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल अटैक अगेंस्ट इसराइल, राइट, टारगेटिंग सिटीज तेल अवीव, हाइफा एंड हर्जलिया। तो ये तीन अगर न्यूज में आता है कि यहाँ पे कौन से जगह पे, ईरान में है, नहीं, ईरान में नहीं है ये, इसराइल में है, ठीक है। तो ये आ सकता है कि दिस मैच द फॉलोइंग ही दे देंगे, या ये सब कौन सी सिटीज, ये कौन से जगह में है। तो ये थोड़ा सा याद रखना, ये वाले फैक्ट्स ही याद रखने, बाकी आपको ये तो एडिटोरियल्स आने दो, वर्ड चलते रहने दो, फिर उसके बाद हम जैसे ही खत्म होगा तो फिर पढ़ेंगे। अब फैक्ट्स याद रखना ना। फिर ये ऑपरेशन राइजिंग लायन अगर आया कि दिस इज इन न्यूज, किससे रिलेटेड है, ये इसराइल का कैंपेन था, ठीक है। कौन सा, एयर स्ट्राइक कैंपेन टारगेटिंग ईरान न्यूक्लियर एंड मिसाइल साइट, जो ईरान के जो न्यूक्लियर साइट है ना, वहां पे जो एयर स्ट्राइक हुआ था वाया इसराइल। कौन से ऑपरेशन का नाम, जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था, तो उन्होंने ऑपरेशन उनका नाम क्या है, लाइक इंटेंशन दोनों का सेम नहीं है, बट मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बोल रही हूँ, ठीक है। तो
ऑपरेशन का नाम उन्होंने क्या दिया था, राइजिंग लायन। बस इतना याद रखो कि एग्जाम में अगर ऑपरेशन राइजिंग लायन आता है तो किसकी इनिशिएटिव है, इजराइल। ठीक है, कहाँ अटैक करने के लिए, ईरान न्यूक्लियर साइट। ये फिर भी इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, बस ये चीज याद रखो। ओके, देन एयर डिफेंस सिस्टम इसराइल की, उसमें दोनों टर्म है, आयरन डोम एंड डेविड स्लिंग। तो ये आ जाएगा कि दीज आर इन न्यूज, इट्स एन एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ यूएस, नहीं, ठीक है, वो इसराइल की है, ये बस आपको याद रखनी है। टू इंटरसेप्ट शॉर्ट एंड माइल्ड रेंज मिसाइल शोकेसिंग एडवांस बैटल, ये तो चलो न्यूज़पेपर में था तो मैंने आपको दिया, ताकि अब पढ़ने में आपको एक ऐसा होता है ना कि मैं अगर सिर्फ इतना ही दे दूं, ये डिफेंस सिस्टम आयरन डोम, अब समझ नहीं आएगा, तो यहाँ पे आप एक बार पढ़ लोगे मेरे साथ साथ, यहाँ पे जब मैं ये कहानी बोल रही हूँ तो आपको याद रह जाएगा, ठीक है। और एक इसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी, यूएन चार्टर आर्टिकल 51, इसमें क्या होता है, अलाउज ए कंट्री डिफेंडिंग इटसेल्फ फ्रॉम एन आर्म अटैक। मीन्स अभी जो ईरान ने अटैक किया ना इसराइल पे, तो सब कह रहे हैं ना कि तुम क्यों भाई अटैक कर रहे हो, तुमने क्यों अटैक किया। तो ईरान ने कहा कि भाई ये तो मेरा अधिकार है, यूएन चार्टर आर्टिकल 51 के तहत ये तो एक कंट्री को अलाउ करता है कि अपने आप को हम डिफेंड कर सके, कोई अगर हम पे अटैक करता है हम वापस कर ही सकते हैं। यही एक्सक्यूज दिया गया है ईरान के थ्रू। तो अगर आर्टिकल 51 आ जाता है कि डीपीएसपी यू जिसके थ्रू ईरान अटैक कर रहा है, तो क्यों भाई, डीपीएसपी तो हमारा है ना, ईरान क्यों करेगा, तो वो याद रखना यूएन चार्टर आर्टिकल 51 के अंडर है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है एमसीक्यू कि यूएन चार्टर में कौन सी हमारी जो आर्टिकल है यूएन चार्टर की, वो मिलिट्री एक्शन इन रिस्पॉन्स ऑफ आर्म्ड अटैक देती है, तो ये आप सॉल्व करना, राइट। तो ये हो गई आपकी फैक्चुअल न्यूज। एंड देन दूसरा जो न्यूज है आज असम ट्रिब्यून में था, ड्राइव टू क्लियर गवर्नमेंट लैंड फ्रॉम एनक्रोचमेंट इन ग्वालपारा। इसमें देखो, असम जो स्टेट अथॉरिटी है उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च की है इन हसीला बिल विलेज, दैट इज बालीजाना सर्कल ग्वालपाड़ा। तो ये हसीलाना, दैट इज हसीला बिल को याद रखना कहाँ पे है, अगर आता है तो ग्वालपाड़ा आप मार्क कर सकते हो। बाकी ये एविक्शन तो चला रहा है, ठीक है, स्कूल्स 5 प्राइमरी स्कूल्स को भी तोड़ा गया है जो इलीगली बनाया गया था, ठीक है। तो देखो, ये सारी चीजें तो अब लोग रिहेबिलिटेशन के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं वगैरह, ठीक है, तो ये तो एक न्यूज हो गया, ये आपको पता है हर असम के न्यूज चैनल में या इंडियन नेशनल न्यूज चैनल, ये तो चलो असम न्यूज चैनल में रहेगा ही, ठीक है, इंस्टाग्राम फेसबुक में भी रहेगा। बट बीइंग एन एस्पिरेंट आपको क्या क्या जानना है वो देख लो कि किस एक्ट से, देखो यही सब आता है, आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, बहुत सी बेसिक चीजें आती है। आपको लगता है इवेंट पढ़ लिया, इवेंट के थ्रू, हाँ अभी अब दूसरे न्यूज़पेपर एनालिसिस देख लो कि बहुत सारे इस चीज में क्या एनक्रोचमेंट के बारे में पढ़ा देंगे, बहुत सारे क्या क्या, तो मतलब मेंस पर्सपेक्टिव से वो तो आप स्टैटिक में पढ़ोगे ना दोबारा। देखो जो चीज आपकी स्टैटिक में है वो दोबारा आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस में मैं क्यों पढ़ाऊं, आपका टाइम क्यों लूं मैं, तो वही पढ़ाऊंगी ना जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा आपके स्टैटिक में ऐड हो जाए एंड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी रेलिवेंट हो, राइट। तो इसमें क्या है, अभी देखो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि देखो ये एक लैंड एरिया है, ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे एनक्रोचमेंट होगा, ठीक है, फिर कहाँ पे यू नो इन्वेस्टिगेशन भी होगी कि हाँ ये इलीगल पे ये स्कूल बनाया गया है या फिर लीगल प्लॉट है, ये सब इन्वेस्टिगेट कौन करेगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अगेन कौन सा, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत होगा क्या, नहीं, कौन सा होगा, वेट मैं हाइलाइटर से आपको करती हूँ, सॉरी। तो देखो ये जो है असम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन एक्ट के तहत होगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को अथॉरिटी मिलती है कि वो इन्वेस्टिगेट करे एंड एनक्रोचमेंट रिमूव करने की जो अथॉरिटी मिलती है, कहाँ से, असम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन एक्ट। ये जो आपने स्टैटिक नोट्स बनाए होंगे ना एनवायरनमेंट में एनक्रोचमेंट टॉपिक में, वहाँ पे ये ऐड कर देना, यही फैक्ट, यही सब प्रीलिम्स का, कुछ रेड पेन से लिख लेना चाहे तो थोड़ा डिफरेंशिएट हो जाएगा, ठीक है। अभी क्यों जरूरी है, अगर आप बोलोगे कि ये एडवांटेज क्या होता है, मतलब क्यों ही हटा रहे, ठीक है हटा रहे फॉर अ रीजन, बट जरूरत क्या है, सो दैट प्रोटेक्टेड ट्राइबल बेल्ट एंड माइनॉरिटी की सुरक्षा की जाए। देखो कुछ रीजन जो ग्वालपारा के सर्टेन रीजन है ना, वो फॉल करता है कहाँ पे, प्रोटेक्टेड ट्राइबल बेल्ट वहाँ पे है, ठीक है, जो कि डिफाइंड कहाँ पे है, अंडर असम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन लॉ 1886, ये याद रखना, कैची पॉइंट, हमारी इंडिया इंडिपेंडेंस के पहले की लॉ है, ठीक है,
ये क्या कहता है कि जो नॉन ट्राइबल होती है वो ट्राइबल लैंड नहीं ले सकते, कुछ रिस्ट्रिक्शंस दी गई है। ठीक है, तो यहाँ से हम एविक्ट कर सकते हैं जो यहाँ पे इलीगली है, ताकि हम ट्राइबल लैंड राइट्स को प्रोटेक्ट करें। ठीक है, याद रहेगा इतना फैक्ट। देन और क्या चीज है ये न्यूज से आप और क्या जान सकते हो कि देखो अभी जो एविक्शंस हो रहे हैं ना, उसमें कुछ स्टेप्स, ऐसा नहीं कि आप आज आए और आज अपने घर उखाड़ दिया, ऐसा नहीं, प्रायर नोटिस दी जानी चाहिए, रीजनेबल नोटिस पीरियड देनी चाहिए। ठीक है, एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मस्ट ऑफर अल्टरनेटिव हाउसिंग, देखो ह्यूमिनिटी भी तो होती है ना, तो ये सारी प्रोसीड्यूर रहती है, ऐसा नहीं कि हाँ उड़ा दिया बस जाओ। तो ये किस डायरेक्टिव के थ्रू आते हैं? एज पर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव। केस कौन सी थी? अब्दुल खैर वर्सेस असम 2020। तो ये देखो, ये जो फैक्ट है ना, मैं क्यों कहती हूँ आपके स्टैटिक नोट्स पे इंक्लूड करो, क्योंकि दिस फैक्ट्स विल बी हेल्पफुल इन योर मेंस एग्जामिनेशन। अगर यही इशू को नेशनल लेवल पे कुछ भी न्यूज आ जाए, ये तो अब तो हुआ ग्वालपाड़ा में, ठीक है, बट देन इस न्यूज को अगर किसी भी इशू बनाकर मेंस में दिया जाता है, आप अगर ये लिखोगे, ये मेंशन करोगे ये केस, कितना अच्छा होगा। तो स्टैटिक में मेंशन करो, कहते हैं ना हम जजमेंट्स मेंशन करो, ये वो अलग जजमेंट्स की किताब पढ़ने लगते हैं भाई बहुत सारे एस्पिरेंट्स, वो नहीं करनी आपको। ये न्यूज़पेपर में जो जजमेंट्स आती है वो सिलेबस स्टैटिक नोट्स में अपना इंक्लूड करो, मैं यहाँ पे आपको दे दूंगी, डोंट वरी, ठीक है। इसलिए ये फॉलो करो, आपकी तो स्टैटिक नोट्स अपग्रेड करवाने की दायित्व तो मेरी है यहाँ से, ठीक है। फिर और एक ये न्यूज़पेपर में और क्या है, अब देखो, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो स्कूल तोड़ा गया, तो अब पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट ऑफर अल्टरनेटिव लैंड, ऐसा नहीं है मे ऑफर, वो देखेंगे, वो इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ऐसा नहीं कि स्कूल बनाया कि हाँ वो सोशल सर्विस कर रहे हैं, तो स्कूल बनाया तो अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें उनका अल्टरनेटिव देना है, ऐसा नहीं। ठीक है, अनऑथराइज्ड में आपने कुछ किया है मतलब वो इलीगल ही है, तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफर, कुछ इसमें मैंडेटरी नहीं है, तो ये चीज ध्यान रखना। मैंडेटरीली ऐसा कुछ दे देंगे तो आपको उसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब ये जो एनक्रोचमेंट है ये किस चीज के लिए बेनिफिशियल होता है? इन्वायरमेंटल गवर्नेंस, पब्लिक रिसोर्सेज हम रेस्टोर करते हैं इसके थ्रू, ठीक है ना। अभी जंगल है, ट्राइबल एरिया है, या जंगल में वहां पे लोग रहने लग गए, तो फिर उसको अगर हमने फिर से रेस्टोर किया तो क्या होगा? ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स भी तो कम होगी ना। तो ताकि हम स्टेट के जो एसेट है वो यूज करें कलेक्टिव बेनिफिट के लिए, अपने फायदे के लिए नहीं। सिर्फ आप अर्बन एरिया में हो या आपके पास पैसे है या फिर आप नॉन ट्राइबल हो तो सिर्फ आपका ही फायदा नहीं, सबकी फायदा, सबके फायदा होने चाहिए ना। कलेक्टिव डेवलपमेंट ट्राइबल लोगों की भी होनी चाहिए, एनिमल्स की भी होनी चाहिए, तो ऐसे एनकरेजमेंट किया जाते हैं। मतलब ठीक है, इसके निगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं, बट पॉजिटिव तो कुछ होते हैं, इसलिए किया जाता है ना। तो जो अभी अथॉरिटी होती है असम में कि एनक्रोचमेंट किया जाता है गवर्नमेंट लैंड में, वो किसके पास अथॉरिटी होती है, इसका आंसर आप करना। आई होप आप आंसर कर पाओगे इस न्यूज़पेपर एनालिसिस के बाद। देन हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है ड्राउनिंग एंड डेवलपमेंट गुवाहाटी स्ट्रगल विद फ्रेश फ्लड। देखो ये न्यूज़ ना थोड़ा मेंस पर्सपेक्टिव है, ठीक है। मेंस के पर्सपेक्टिव में आप ये सब मेंशन कर सकते हो, इसलिए मैं दे रही हूँ, एंड इसलिए मैं कहती हूँ कि ये न्यूज़पेपर एनालिसिस ऐसा नहीं है मैं कुछ भी दे रही हूँ। अब प्रीलिम्स का जितना आया मैंने दिया ना, जितने फैक्ट्स आप याद रख लोगे, जितने फैक्ट्स आपके एग्जाम में पीवाईक्यू बेस्ड रिलेटेड है वो मैं दे रही हूँ, ठीक है। लेकिन मेंस रिलेटेड भी होते हैं, और मेंस रिलेटेड कुछ एनालिटिकल स्टेटमेंट भी आजकल प्रीलिम्स में पूछते हैं, तो यू शुड नो, मोटा मोटी आपको आइडिया तो होना चाहिए, ठीक है। तो अब यह है कि गुवाहाटी में आपको पता है, अगर आप गुवाहाटी में रहते हो या न्यूज़ में तो देखते हो, कुछ टाइम की बारिश होती है, एक दो घंटे की, तो मतलब फ्लड हो जाती है, उसे हम कहते हैं फ्लैश फ्लड, है ना। जैसे कि अभी बहुत सारे रेसिडेंशियल जो एरिया है, रुक्मिणी गांव हो गया, वहां पर मतलब बोट बना के लोग चल रहे होते हैं, आपने देखा होगा न्यूज में, रबड़ बोट के थ्रू स्कूल जा रहे होते हैं, अपना डेली वर्क कर रहे होते हैं, है ना। तो ये सब क्यों होता है, मतलब वाई? एक तो है, देखो रीजन क्या है हम सबको पता है, क्या है? गुवाहाटी जो है लो लाइंग टेरेन में हिली एरिया है, वेटलैंड है, ठीक है, जो एक चैनल तो है जिसके चलते नेचुरल हमारा रेन वाटर जो है ना, वो ड्रेनेज होना चाहिए थ्रू ड्रेनेज नेटवर्क ब्रह्मपुत्र में, लेकिन वो होता नहीं है। क्यों? क्योंकि सिटी की कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब स्टॉर्म वाटर घट चुकी है। क्यों? क्योंकि ओवर डेवलपमेंट एंड एनक्रोचमेंट, वही थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था ना, क्यों एनक्रोचमेंट जरूरी है। इलीगल कुछ सेटलमेंट्स की वजह से ही तो ये सब हो रहा है ना। मान लो यहाँ पे ब्रिज ड्रेनेज सिस्टम है, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी है, आराम से जाना चाहिए, बट यहाँ पे अगर आप कुछ घर बना लोगे
तो ये दिक्कत आएगी ना, फिर कैसे होगा? एंड फिर यहाँ पे पानी जमा होगा और ज़्यादा बारिश होगी तो रोड पे भी आ जाएगी, है ना? तो यही सारी चीज़ें होती है। तो इसके लिए क्या करना होता है हमें? स्टॉर्म वाटर सिस्टम, हम फ्लड मैनेजमेंट कुछ करें, डिसिल्टिंग करें कि जो रिवर्स में जो बहुत सारे पत्थर कंकर आते आते और फिर आजकल तो वेस्टेज प्लास्टिक वगैरह जो जमा हो जाते हैं उसको हम निकालें मशीन के थ्रू, है ना? तो ये सब हमें करना होगा। बिल्डिंग बाय लॉस कि नेचुरल वाटर फ्लो को ना रोके, कोई बिल्डिंग बना रहे तो उसमें ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर करे। तो ये सारी चीजें तो हो गई। अब मिशन फ्लड फ्री एक गुवाहाटी की इनिशिएटिव है, आ जाएगा कि मिशन फ्लड फ्री ग्वालपाड़ा, नहीं तो ये तो याद रखना, ठीक है? तो जो सिविक बॉडीज है जैसे जीएमसी वगैरह पीडब्ल्यूडी, उनकी ये काम है कि हाँ जो वेटलैंड्स है, ड्रेन है, पंप्स है, उसको रेस्टोर करे, ठीक है? एंड साथ ही साथ सैटेलाइट रियल टाइमिंग मॉनिटरिंग की मदद से, जो हमें कहाँ से मिलती है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड सेंडाई गाइडलाइंस के चलते। वही जो देखा था ना कि डिजास्टर मैनेजमेंट में हम कौन सा फ्रेमवर्क फॉलो करते हैं? सेंडाई गाइडलाइंस, सेंडाई फ्रेमवर्क याद है? कुंभबुची सॉरी अंबुबुची मेला के न्यूज़ में हमने पढ़ा था, तो वही है। तो बस याद रखो, देखो एक चीज़ आप एक ही न्यूज़पेपर, एक ही स्टैटिक में लिखोगे, तो कितनी सारी न्यूज़ में वही कवर होती है। बार-बार अलग-अलग पेज में लिखोगे, तो फिर वो दोबारा आपका काम क्यों बढ़ाते हो आप? एक ही साथ लिखो ना, तो आपकी पिक्टोग्राफिक मेमोरी भी सही रहेगी। देन गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी। देखो अब जो कुछ भी होता है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड्स तो दिया जाता है, लेकिन वो होता क्यों नहीं? क्योंकि पुअर एग्जीक्यूशन एंड लैक ऑफ एनफोर्समेंट। जैसे कि आप अगर अभी पढ़ रहे हो अच्छे से तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं पढ़ रहे हो तो देखो आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तभी आप ये न्यूज़पेपर एनालिसिस सुन पा रहे हो, है ना? किताबें हैं, रिसोर्सेस है, बट अब अगर खुद एग्जीक्यूट नहीं करोगे अपने प्लान तो फिर क्या ही फायदा फंड एंड रिसोर्सेस का? दैट इज द थिंग। या आप मेंस में लिख सकते हो, इसलिए मैं आपको जस्ट ब्रीफ बता रही हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हो अगर आप मेंस करंट अफेयर्स के नोट्स भी बना के रख रहे हो तो। फिर अर्बन डिजास्टर एंड लीगल फ्रेमवर्क, ये किस, ये जो अथॉरिटीज जो प्रिपेयर करते हैं, जो मैनेजमेंट प्लान्स बनाते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं लोगों के साथ, डिफरेंट एजेंसी के साथ, कौन सा? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, ठीक है? ये तो सिंपल ही है, डिजास्टर रिलेटेड, फ्लड रिलेटेड। तो ये वाला आप जवाब देना, व्हाट इज द की कॉज ऑफ अर्बन फ्लैश फ्लड्स इन गुवाहाटी? थोड़ी देर बारिश के बाद ही ये फ्लैश फ्लड होता क्यों है? तो इसके बारे में आप बताना मुझे, ठीक है? चलो अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। क्रूशियल समिट, 51st G7 समिट कहाँ पे हो रहा है? कनानास्किस, अल्बर्टा, ठीक है? तो ये तो न्यूज़ हो गया। अगेन ये सबको पता है, आम जनता सबको पता है, जो एस्पिरेंट नहीं है उनको भी पता है, न्यूज़ में देख रहा है, ठीक है? कोई न्यूज़ में चिल्ला कर बोल रहा है, कोई न्यूज़ में शांति से बोल रहा है, कोई न्यूज़ में हाइलाइट्स में दिया हुआ है, ठीक है? तो ये तो हो गया, चलो हम जान चुके कि कनाडा में है। ये सिर्फ एक बात, ठीक है, ये मैं लास्ट में बोलती हूँ, पहले ये जान लेते हैं कि G7 ये कनाडा में हो रहा है, ठीक है? तो कनाडा में हो रहा है, लेकिन पहले आपके अगर क्वेश्चन आता है कि ये क्या पहली बार कनाडा में हो रहा है क्या? नहीं, होस्टिंग फॉर द सेकंड टाइम, ठीक है? पहले ये 2002 में कनाडा ने G7 समिट को होस्ट कर चुका था, ठीक है? तो ये प्रायोरिटाइज क्या करता है? यही जो प्रेसिडेंसी, ये जो होस्टिंग जो होती है जी समिट, दैट इज कम्युनिटी प्रोटेक्शन, एनर्जी सिक्योरिटी, डिजिटल ट्रांजिशन, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड रेजिलियंस। ये जो भी आएगा ऑल दैट कर लेना, मतलब जितने सारे इंपॉर्टेंट, वही सब भी हो रहा है ना यहाँ पे कि हाँ भाई, डिजिटल ट्रांजिशन, एनर्जी सिक्योरिटी एंड दैट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये सब तो होनी ही है, तभी तो समिट कर रहे हैं ना। अब देख लेते हैं कि G7 की फाउंडेशन कब, फाउंडेड इन 1975, तब वो G6 था, तब कनाडा था नहीं यहाँ पे, ठीक है? और ये जो G6 है, तब G6 कहलाता था ये, वेट अ मिनट, G6 कहलाता था। ये हुआ क्यों था? इसको मीन्स लाया क्यों गया था? ड्यू टू 1973 का ऑयल क्राइसिस, ओके, जिससे ग्लोबल इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो गई थी। देखो ऑयल एक ऐसी चीज है ना, अभी भी ईरान और जो इसराइल में हो रही है उससे क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ गई है, तो हमारी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होने की आशंका और ज्यादा है ना, अगर वो वार चलता रहा तो। वैसे ही तो डॉलर की प्राइस बढ़ चुकी है, मीन्स इंडियन रुपी तो वीकन हो ही चुकी है। तो वही ऐसे ही कुछ रीजंस की वजह से ये G6 फॉर्म हुआ था, बस इतना ही याद रखना, ठीक है? लेकिन कनाडा ज्वाइन किया 1976, मतलब फाउंड होने के एक साल बाद, इसकी फाउंडेशन के एक साल बाद ही कनाडा ने ज्वाइन की थी, एंड ये तब से G7 बना था। बीच में 1997 में रशिया ज्वाइन किया था, जो ये G8 कहलाया, लेकिन फिर 2014 में क्रीमिया का एनेक्सेशन किया गया था, किसके द्वारा? रशिया। फिर रशिया
यहाँ से निकल गया। तो अभी हाल ही फिलहाल में यहाँ पे कौन है मेंबर्स? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस। एक बात ये ध्यान रखना, यूरोपियन यूनियन पार्टिसिपेट करता है बट फॉर्मल मेंबर नहीं है, ठीक है? फॉर्मल मेंबर नहीं, दे पार्टिसिपेट बट इज नॉट काउंटेड एज फॉर्मल मेंबर। फॉर्मल मेंबर ये है। और यहाँ पे एक चीज ध्यान पे रखना, ये जो G7 समिट है ना, इसमें सिर्फ डेवलप कंट्रीज है, इंडिया मेंबर नहीं है, वो गेस्ट के हिसाब से जाता है, इस बार भी गया, ठीक है? तो डेवलप कंट्रीज के बीच में G7 होता है। जो G20 होता है, कभी न्यूज में आएगा तो हम पढ़ेंगे, उसमें डेवलप प्लस डेवलपिंग दोनों, डेवलप प्लस डेवलपिंग दोनों कंट्री ही होते हैं। G7 में डेवलप होते हैं। G7 का क्या था? पहले G6 था, फिर G7 बना, क्यों? कनाडा ज्वाइन किया, फिर G8 बना, क्यों? रशिया ज्वाइन किया, फिर G7 बन गया, क्यों? रशिया भाग गया, ठीक है? बस ऐसे ही याद रखना। और इनकी जो ट्रीटी होती है वो कुछ ऐसा नहीं कि फॉर्मल चार्टर मीन्स बाइंडिंग वगैरह नहीं होता कि मैंडेटरी, वो कॉन्शियसनेस, मतलब ठीक है डिसीजंस कुछ लोग माने डिसीजन हो गया, लेकिन फिर आपके सिचुएशन वाइज आप चेंज कर सकते हो थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि बाइंडिंग है, नॉन बाइंडिंग है, इतना याद रखना, ठीक है? और हर साल प्रेसिडेंसी रोटेट होता रहता है, राइट? तो अभी तो कनाडा को दिया गया, याद रखना सेकंड टाइम है, फर्स्ट टाइम नहीं है। अब G7 इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 40 to 45% ऑफ ग्लोबल जीडीपी में कंट्रीब्यूट रिप्रेजेंट कौन करता है? G7। ऑब्वियसली डेवलप कंट्रीज की ग्रुपिंग है तो जीडीपी में तो कंट्रीब्यूट करेगा ही। तो ऐसे कॉमन सेंस लगा के भी क्वेश्चन, अभी देखो आपने ये नहीं पढ़ा, एग्जाम में आया कि 40 to 40% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है G7, तो आपको दिमाग लगाना होगा कि हाँ भाई ये तो डेवलप कंट्रीज की ग्रुपिंग है तो ऑब्वियसली इतना तो करेंगे ही, राइट? तो ये इनके जो इश्यूज है, कौन कौन से इश्यूज में ये अपना कोऑर्डिनेट करता है? दैट इज इकोनॉमिक पॉलिसी, क्लाइमेट चेंज, एनर्जी सिक्योरिटी, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, ग्लोबल हेल्थ। वही हमारा सिलेबस GS2 एंड GS3। GS2 में है ना हेल्थ, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, आईआर, देन GS3 में एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक पॉलिसी, क्लाइमेट चेंज। तो हमारा यूपीएससी GS2 GS3 सिलेबस ही है यहाँ पे, है ना? तो ऐसा याद रखना, ठीक है, थोड़ा सा टेक्निक के साथ। अब ये वाला G7 के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, आप आंसर में सेक्शन कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर से देना, ठीक है? आपको अच्छा लगेगा, देखो आप अगर ये न्यूज अभी पढ़े हो, ठीक है, आपको अगर न्यूज आ रहा है ना तो आप मार्क करके आप कमेंट सेक्शन में लिखो, आपकी ना वो जो डोपामिन होती है ना वो रिलीज होगी एंड आप यू विल फील गुड एंड यू विल फील हैप्पी, एंड फिर जो पढ़ाई करोगे ना शाम को रात को वो अच्छी पढ़ाई होगी। तो ऐसे खुश क्या करो यार खुद को, कितना गुड गुड के जियोगे। अब देखो ये न्यूज़ तो हम सबको पता है कि हनीमून में गए थे कपल, सोनम नाम की महान देवी ने क्या किया था, मीन्स अपने पति राजा को मर्डर किया, ठीक है ना? तो ये तो हम सबको पता है न्यूज़। अब आज का न्यूज़ अगर आपने देखा हो तो जो क्राइम सीन रिक्रिएट करने गए थे वहां पे वो कुछ मेंटली अनस्टेबल वो पोएट्री कर रही थी, पता नहीं जो भी है, तो उनको अभी साइकेट्रिस्ट के पास लेके गया असाइलम में कि हाँ ठीक है इनका चेकअप करो, ये पागल वागल क्यों कर रही है, मतलब वो नहीं दे रही है साथ ताकि हम रिक्रिएट कर सके। तो ये तो चलो न्यूज़ हो गया। अब इसके चलते आपको अगर यही इशू में कुछ बेसिक चीजें पूछ लिया जाता है तो आपको वो जानना जरूरी है। तो क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन, एक कोई भी क्राइम होता है ना ऐसा टाइप का जो मर्डर होता है, तो उसमें हम क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्ट, तो ये एक फॉरेंसिक टेक्निक होती है, ठीक है? इसमें क्या किया जाता है, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है वो रिक्रिएट किया जाता है, जैसे कैसे मारा, कैसे वो होटल से निकले, यहाँ पे कौन कौन इवेंट इन्वॉल्व होते हैं, सिर्फ जिसने मारा वो कातिल नहीं होता है, सस्पेक्ट, देन विटनेस जो, इन्वेस्टिगेटर्स, एंड यहाँ पे वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग किया जाता है कि मान लो इसने कत्ल किया, ठीक है, अपने पति का, तो सिर्फ यही नहीं होगी क्राइम सीन रिक्रिएट में, सारे जो सस्पेक्ट विटनेस सब होंगे, ठीक है, ताकि वो हम अपना एक रिकॉर्ड बना पाए। वो क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है, ये वाला पॉइंट, कन्फेशन कोरोबोरेशन, मतलब अकॉर्डिंग टू इंडियन एविडेंस एक्ट, आप अगर सिर्फ कन्फेस करते हो पुलिस को, वो एडमिसिबल नहीं होती जब तक आप कंफर्म नहीं करते हो थ्रू फैक्ट। सिर्फ कन्फेस कर दिया हाँ मैंने मारा, उससे सिर्फ पुलिस ज्यादा हद तक वो कुछ नहीं कर पाएंगे,
ठीक है, वो इतनी एडमिसिबल होती नहीं है। आपको क्राइम रिकंस्ट्रक्शन के थ्रू ही ये लीगल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है, प्रूफ, ताकि वो डिजिटल एंड ऑडियो रिकॉर्डिंग, क्योंकि हो सकता है ना जो आज कन्फेस कर रहा है कल को बोले नहीं मैंने तो नहीं बोला, वो पुलिस ही उनका एक कान खराब था, मतलब नहीं सुने ये वो, ठीक है, या मेरी ही बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, मैंने ऐसे ही कन्फेस कर लिया था किसी को बचाने के लिए। तो ये सब इसलिए क्राइम रिकंस्ट्रक्शन को वो क्रिएट करके ये फोरेंसिक टेक्निक के थ्रू वो सेव रखते हैं। तो ये याद रखना, ये सारा टर्म्स ये ऐसे इश्यूज में आते हैं। आपको आई होप ये पता तो था नहीं। देन फोरेंसिक साइंस इन पॉलिसिंग। अब इन्वेस्टिगेशन में होता है ना कि बैलिस्टिक डीएनए, फिंगरप्रिंटिंग, डिजिटल लॉक्स, ये सब क्राइम जो सीन यूनिट एक्सपर्ट इनके थ्रू साइंटिफिक लीगली साउंड एविडेंस को, ये सारा मतलब अभी जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है इसी में ही होता है। तो अगर ये सब आते हैं कि हाँ कोई अगर मर्डर हुआ है तो क्या क्या आप कर सकते हो, क्या क्या होता है, प्रीलिम्स में तो काम आएगा ही, या फिर एथिक्स में अगर केस स्टडी आता है तो एज एन ऑफिसर, एज ए स्पेशल ऑफिसर या जो भी एक्सपर्ट क्या क्या चीज करोगे, तो ये थोड़ी सी टर्म्स याद रखना, तो एग्जामिनर को लगेगा हाँ आप तो बहुत जानने वाले इंसान हो यार। देन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। जब ऐसे सीरियस एंड कॉम्प्लेक्स क्राइम होते हैं ना, तो पुलिस अपना एक फॉर्म करती है टीम, जिसे हम कहते हैं एसआईटी, दैट इज स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। ये सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, इसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं, लीगल एडवाइजर होते हैं, ताकि हम लीगली सही भी रहे, है ना, टू एंश्योर थॉरो एंड अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि सिर्फ कन्फेशन से तो होगा नहीं, है ना। और फिर यहाँ पे होता है इंटरनल सिक्योरिटी एंड लॉ एनफोर्समेंट। इसके मतलब क्या है, जो है हाई प्रोफाइल पब्लिक के बीच में एंग्जाइटी होती है। अब जैसे हम देख रहे हैं न्यूज, हमें कितना बुरा लग रहा है कि यार कोई ऐसा भी कर सकता है, या कोई उस जगह को लेकर भी तो कितने सारे लोगों ने कि हाँ आप उस जगह जाओ ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट बहुत बुरी है, ये क्या क्या तो बोल दिया, कितनी सारी एंग्जाइटी। तो ये सब के एंग्जाइटी को दूर करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये किया जाता है थ्रू अवर ऑफिसर्स, है ना, जैसी एसआईटी हम जैसे बोलते हैं, दैट इज स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, ताकि हम ये रिकंस्ट्रक्शन ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन दे पाए, क्लियर एक इमेज बने, ताकि हमारी क्लैरिटी मिले, एंड हम किसी पर्टिकुलर प्लेस को ब्लेम ना करें कि ये जगह ही खराब है इसलिए लोग ऐसे होते हैं। ऐसा नहीं, लोग खराब होते हैं, जगह कोई खराब नहीं होती। जगह तो सारा मीन्स यूनिवर्स का पार्ट है। लोग गंदे होते हैं, तो ये लोग फिर ऐसा कर देते हैं, ठीक है ना। तो वही ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन हम किसके थ्रू दिखाते हैं, दैट इज थ्रू क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया, बिहाइंड द सीन्स जो इंफॉर्मेशन होते हैं ये हमें जानना होता है, और ये एमसीक्यू आप कर लेना, ठीक है, मुझे आंसर देना जरूर से। देन ये एक न्यूज में था कि मणिपुर कोकोमी कॉल्स फॉर यूनिटी एंड ऑनरिंग, जो अभी हाल ही फिलहाल में जो अहमदाबाद एरोप्लेन जो क्रैश हुआ है, तो वहां पे दो केबिन क्रू मेंबर फ्रॉम मणिपुर, इनकी डेथ हो चुकी है। तो अभी देखो, ये तो न्यूज़ हम सबको पता है, दैट इज़ अ वेरी सैड यू नो इवेंट। लेकिन इसमें कोकोमी मैंने देखा, तो आपको प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं ये है क्या। इट्स ए कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी। इनका काम क्या है कि देखो ऐसे जो केसेस होते हैं, अब क्या होता है कि अभी इंसान की डेथ हो गई, लेकिन ऐसे केस में डीएनए यू नो टेस्टिंग होगी, टेस्ट करके फिर बोला जाएगा कि ये किसकी बॉडी है, क्योंकि बॉडी पूरी जल चुकी है। तो ये जो 72 आवर्स या कुछ आवर्स जो हमें वेट करनी पड़ती है ना बॉडी आने तक, तो इमोशनल लोग बहुत डिस्टर्ब होते हैं, है ना। तो उस चीज में लोगों के अंदर यूनिटी, शांति बनाए रखने की जो काम होती है, हार्मनी, वो कौन करता है मणिपुर में, कोकोमी, दैट इज कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी, ठीक है। ताकि जो हमारी डीपीएसपी 51 AD के फ्रेटर्निटी एंड नेशनल यूनिटी जो ये पोर्ट्रे करता है, उसको वो प्रैक्टिस कर सके, राइट। तो ये चीज आप मेंस में ऐसे एग्जाम्पल भी दे सकते हो कि ऐसे डिजास्टर, ऐसे जो इवेंट्स होते हैं उसमें हम मणिपुर के इस कमेटी का एग्जाम्पल जैसे फॉर्म कर सकते हैं, ताकि लोगों के बीच यूनिटी एंड पेशेंस, जो कि बहुत टफ होता है उस माहौल में रखना, तो वो रख पाने में हमारी मदद करती है। क्यों? क्योंकि जो डीएनए प्रोफाइलिंग यही होती है ना, डीएनए आइडेंटिफिकेशन, अभी आइडेंटिफिकेशन हो रही थी इन दिनों, ये 2-3 दिन ये सब हो रही थी। तो ये होता क्या है, डीएनए प्रोफाइलिंग इज अ कोर एलिमेंट इन डिजास्टर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन। जो डीएनए प्रोफाइलिंग मतलब कहाँ पे यूज होता है, अगर आता है तो वो डिजास्टर विक्टिम अगर दिखे आपको ऑप्शन में, तो वो भी होता है। वही अहमदाबाद में अभी वही हो रहा है, ताकि लोगों के बीच बहुत सारी डिस्ट्रेस हो जाती है, ये जो फेज होता है डीएनए प्रोफाइलिंग वाली फेज में,
कि बेटी मर चुकी है, उसकी डेड बॉडी मिलने में भी कितनी वेट करनी पड़ रही है, तो इस चीज़ में ये कमिटी हेल्प करता है, ठीक है। और यहाँ पे और एक फैक्ट थी कि एयर क्रैश रेस्पॉन्स प्रोटोकॉल्स एनएक्स 13 एंड डीजीसीए रूल्स के तहत ये कहा जाता है कि जो एयर एक्सीडेंट होती है ना, उसकी इन्वेस्टिगेशन डिग्निफाइड वे से हम जो डेड बॉडी होती है वो कम्युनिकेट किया जाएगा विथ ऑल द इमोशनल केयर एंड रोल्स को सपोर्ट करके बाय लोकल सिविल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, ठीक है। तो ये सारे कुछ, ये इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है दिस पार्ट, लेकिन ये न्यूज में थी फैक्ट। अगर कभी आ जाए कि NX-13 कुछ रिलेटेड आईसीओ, तो ये याद रखना कि एयर क्रैश या एयर एक्सीडेंट जो होती है उससे रिलेटेड ही होती है। तो इसके बेसिस पे एक एमसीक्यू मैंने दिया हुआ है, तो वो आप काइंडली अटेम्प्ट करना, और ये चीज आप नोट डाउन करना स्टैटिक में मेंस के लिए है, ठीक है। गवर्नेंस एंड सिविल सोसाइटी रोल GS2 पेपर में आपकी जो स्टैटिक नोट्स है वहां पे ये ऐड करके रखना। इट्स अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, ओके। अब आज का एडिटोरियल है यूसीसी, दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो देखो, ये एडिटोरियल आज के असम ट्रिब्यून न्यूज़पेपर में थी, ठीक है। तो इसके बेसिस पे एक क्वेश्चंस बनता है क्या, यही आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आज लिखना आंसर। यूनिफॉर्म सिविल कोड इज एसेंशियल फॉर नेशनल इंटीग्रेशन बट मस्ट एकोमोडेट इंडियाज प्लूरलिस्टिक फैब्रिक। देखो, कुछ भी चीज अगर, हमारी इंडिया की खासियत क्या है, इंडिया की डाइवर्सिटी, बहुत भिन्न भिन्न लोग हैं, भिन्न भिन्न कल्चर है। अब वहां पे अगर हम एक चीज सबके लिए लागू करें तो बहुत सारी चैलेंजेस आएगी। वही चीज यूसीसी की यही मोटा मोटी बात को यहाँ पे बोला गया है इसके कॉन्टेक्स्ट में। तो यूसीसी क्या होता है, ये सिविल लॉज होता है, कॉमन सिविल लॉज, ठीक है। किससे रिलेटेड होता है, जैसे शादी हो गई, मैरिज, डिवोर्स हो गया, एडॉप्शन हो गया। क्यों, ताकि इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, क्योंकि कुछ रिलीजन में, कुछ कस्टम्स में क्या होता है, हमारी जो सेक्युलरिज्म है वो कहीं खो जाती है, ठीक है। इक्वलिटी बिफोर लॉ नहीं होता है, स्पेशली इन केस ऑफ वुमेन, ठीक है। कि डिवोर्स भी हो रहा है तो किसी को मेंटेनेंस मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, और भी बहुत सारे इश्यूज है ऐसे कुछ। तो जिसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ कुछ चीज कॉमन नहीं है। अभी अगर पनिशमेंट सबके लिए कॉमन हो तो ठीक है ना, एक को ज्यादा एक को कम, तो वो तो इक्वलिटी बिफोर लॉ हुआ नहीं। तो इसलिए कॉमन सिविल लॉज को लाने की बात को ही हम यूसीसी कहते हैं, है ना। जो हमारे क्या, आर्टिकल 44 को भी तो सपोर्ट करता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या कहता है कि स्टेट shall endeavor to secure for the citizen a uniform civil code throughout the territory in India, not enforceable in court but guiding principle for governance designed to foster social। मतलब ये एनफोर्सेबल इन कोड नहीं है। आप ऐसा नहीं कि आपकी यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर नहीं है तो आप कोर्ट की दरवाजा खटखड़ाओ कि हाँ मुझे ये राइट दो। ये फंडामेंटल राइट की तरह नहीं है, ये एनफोर्सेबल नहीं है, ठीक है। ये बस एक गाइडिंग प्रिंसिपल है, गाइड है, आपकी गाइड बुक है ये, ताकि आप गवर्न कर सको, सोशल जस्टिस समाज में ला सको, इक्वलिटी ला सको, स्पेशली इन केस ऑफ वुमेन, ठीक है। कोई स्टेट इसमें लागू किया क्या, नहीं किया, नहीं किया ना। गोवा ओनली इंडियन स्टेट विथ कॉमन सिविल कोड, ठीक है, दैट इज अ पोर्टुगीज सिविल सिविल कोड। एक्सेप्शंस तो चलो फिर भी कुछ है। देन उत्तराखंड हाल ही फिलहाल में उन्होंने भी ये लागू किया, बट एक्सेप्ट शेड्यूल ट्राइब्स, ये याद रखना प्रीलिम्स के लिए भी, शेड्यूल ट्राइब्स को एक्सेप्शंस उनको कवर नहीं किया गया, ठीक है, क्योंकि उनका अपना कस्टमरी लॉ भी होता है। तो उसके लिए बहुत सारी प्रोटेस्ट होती है, हो सकती है, हुई भी है, ठीक है। तो इक्वल राइट फॉर वुमेन, बैंस पॉलीगेमी, कि हाँ 3-4 शादी कर रहे हो तो वुमेन पर अत्याचार कर रहे हो, तो ये किसी भी रिलीजन में होना नहीं चाहिए, सबका एक होना चाहिए। यूनिफॉर्म एज फॉर मैरिज, किसी का नहीं कि कोई कस्टम्स में आप 18 साल में कर रहे हो, कोई कस्टम में 25 में कर रहे हो, सबके लिए एक यूनिफॉर्म होनी चाहिए ताकि एक इक्वलिटी बिफोर लॉ की माहौल रहे। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं, क्या क्या, जैसे कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में ही मान लो 220+ ट्राइबल ग्रुप है, ठीक है। उनको प्रोटेक्शन दी गई है 6th शेड्यूल, ठीक है। नागालैंड में जैसे 371A, इस बार असम की एक पीवाईक्यू में आई थी ना, एपीएससी में, क्या है असम के लिए स्पेशल, दैट इज 371B है ना। मिजोरम 371G। तो उनकी अपनी ट्रेडिशन सेफ गार्ड करने के लिए, अब अगर यूसीसी आ जाए तो फिर उनकी अलग से तो उनकी कस्टम लोग को तो होगा नहीं ना, ट्रेडिशन उनका सेफ गार्ड नहीं हो पाएगा। तो इससे बहुत लोगों को मीन्स
अत्याचार वाली, अन्याय वाली फील आएगी। तो इसलिए हमारी जो चीफ जस्टिस पहले रंजन गोगोई है, उन्होंने सर ने क्या कहा कि यूसीसी एंश्योर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, बेशक ठीक है, एंटी माइनॉरिटी भी देखना नहीं चाहिए इसे, क्योंकि ये सबकी भलाई के लिए। बट उन्होंने कहा कॉन्सेंसस बिल्डिंग होनी चाहिए बिफोर इम्प्लीमेंटेशन, ताकि लोगों में ये जागरूकता हो कि ये जो राइट टू रिलीजियस फ्रीडम है, उसको वो कुछ मीन्स बिगाड़ नहीं रहा या तोड़ नहीं रहा, वो तो आपके पास होगा ही रिलीजियस राइट, 25 to 26 आर्टिकल में जो भी हमारी राइट्स है। बस ये जो कुछ कस्टमरी लॉस है जो वुमेन के अगेंस्ट या लोगों के अगेंस्ट जो अत्याचार होते हैं उसको रोकेंगे। लेकिन फिर चैलेंज तो है ही ना, क्योंकि सब लोग तो नहीं समझेंगे ना, वो सोचेंगे कि उनकी रिलीजन की फ्रीडम छीन ली जा रही है। ठीक है ना, तो ये एक चैलेंज हो गया, ये सारा भी एक चैलेंज हो गया। फिर 21st लॉ कमीशन 2018 ने भी ये कहा कि ये नेसेसरी भी नहीं है, डिजायरेबल भी नहीं है, अपने पर्सनल लॉज को रिफॉर्म करो। लेकिन कोई भी इंसान अपनी वीकनेस इतनी जल्दी कहाँ मानता है, हम खुद ही नहीं मानते ना हमारे अंदर ये वीकनेस है। जानने, इवन इफ हम जानते भी हैं, लेकिन उसे मानने में समय लगता है, अगर नहीं भी जानते हैं तो समझने में टाइम लगता है। तो ये तो चलो, ये सारे जो लॉ कमीशन की जो है कि पर्सनल लॉज में लाओ रिफॉर्म्स, तो ये भी इजी नहीं है। तो ये सारे कुछ चैलेंजेस है टूवर्ड्स यूसीसी, उतनी आसान है नहीं, जबकि हमारी कंट्री डाइवर्स कंट्री है। ठीक है, तो आई होप आपको कुछ कुछ यहाँ की तो समझ आई होगी, है ना। तो यही आर्टिकल था, मैंने आपको आइडिया दिया कि ये आर्टिकल में था क्या। बहुत बड़ी आर्टिकल थी, आप ये पढ़ के समझ गए कि इसमें अंदर था क्या मटेरियल। अब यहाँ से आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ठीक है। मेंस में आपका ऐसे ही है कि आपको ब्रीफ जानकारी होगी टॉपिक के ऊपर, जैसे आपको ये जानकारी हुई अभी थ्रू दिस। तो इसके लिए इस जानकारी से इस क्वेश्चन को ज़रूर अटेम्प्ट करना, करना स्टार्ट करो। धीरे धीरे आप भी टूवर्ड्स एक्सपर्ट वाले फेज में तो पहुंच ही जाओगे। ठीक है, तो आई होप आज का न्यूज़पेपर आपने एंजॉय किया एंड स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में आप कुछ जान पाए। ठीक है, मैं इसे शॉर्ट रख सकती थी 30 मिनट्स भी, बट आई थॉट कि कहानी जैसा पढ़ता है ना यार, क्यों इतना सीरियस होके पढ़ना, लाइफ में बहुत सारी सीरियस चीज़ है ना। तो बस आपको अगर फिर फास्ट पढ़ना है 2x स्पीड बढ़ा के देख लेना। ठीक है, और अगर कुछ यहाँ पे आपको चाहिए कि हाँ मैम ये वाला थोड़ा सुधार लाओ, ये वाली चीज़ इंक्लूड करना, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल डू इट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।